अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी असम्बली और सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत की गई। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं होगी, जबकि किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिले तनसीख होगा। कौमी असम्बली में होने वाली यह कानून साजी एक खास तनाजुर में हो रही है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के 8 अक्सरियती जजेस ने PTI को खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशस्तों के लिए अहल करार दे दिया। इस फैसले के रद्द अमल में हुकूमत ने 30 जुलाई को इंतखाबी कानून में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। 31 जुलाई को इस बिल को कायमा कमेटी से भी मंजूर करवा लिया गया था। कई सियासी मुबस्सिरीन की तरफ से हुकूमती कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के इक़दाम के तौर पर देखा गया है। अभी यह मामला चल ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। इस नोट में कहा गया है कि PTI को मखसूस नशिस्तें देना अदालत का अपनी जानिब से खुद से तख्लीक करदा रिलीफ होगा। रियासत का कोई आईनी इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म पर अमल का पाबंद नहीं जो आइन के मुताबिक ना हो। रिलीफ के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना, आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना होगा। इख्तिलाफी नोट में यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ केस में फरीक ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। अक्सरियती फैसले में कानून की बुनियादी दफात और आइन को नजरअंदाज किया गया। अब इस सारे तनाजुर में आज इलेक्शन एक्ट में होने वाली तरमीम क्या आइनी या अदालती बहरान में मजीद शिद्दत का बायस बनेगी? पाकिस्तान की पूरी तारीख में अदालत के अक्सरियती फैसलों पर ही अमल होता रहा है, चाहे ये फैसले कितने ही मुतनाज़ क्यों ना हो। अब इन तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के अक्सरियती फैसले की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट के पास कानून साजी करने का मुकम्मल इख्तियार है, मगर क्या चेक एंड बैलेंस के उसूल पर मबनी हमारे आइन के मुताबिक किसी भी कानून साजी की आइन से मुताबिकत होने या ना होने की तशरीह का हतमी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास ही नहीं? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि यह मामला कैसे इख्तिताम को पहुंचेगा। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर, 12 जुलाई के फैसले को गैर मौसर करने की हिकमत अमली। क्या हुकूमती कानून साजी आइनी और अदालती बहरान में मजीद शिद्दत लाएगी? हसन निसार साहब, मामलात मजीद क्राइसिस की तरफ जाएंगे या इस शिद्दत में कमी आएगी इस कानून साजी के साथ? ये किसी भी हवाले से सिर्फ कानून साजी नहीं है, शिद्दत और दहशत ये हमारी अब पहचान है। मुझे नहीं लगता किसी चीज़ में कोई स्वभाव नाम की कोई चीज़ नज़र आएगी, तवाज़ुन नाम की कोई चीज़, दानिश नाम की कोई चीज़, तहम्मुल नाम की कोई चीज़। आई डोंट फोरसी एनीथिंग। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, चांद सा बेटा भी हो सकता है, चांद सी बेटी भी हो सकती है, होने को क्या है। लेकिन नहीं, मुझे कोई बेहतरी की किसी तरफ से मुझे नहीं कोई उम्मीद दिखाई देती। आप समझते हैं मामला वापस सुप्रीम कोर्ट जाएगा? जाना तो वहीं चाहिए जी, उसूलन तो। और अगर मुतनाज़े फैसलों पे अमल दरामद हुआ है जिसमें भुट्टो की फांसी भी शामिल है, तो ये मौत पड़ती है यहाँ इनको। जो जिसके हक में बात करता है उसके हक में शुरू हो जाते हैं। इनका कोई मेरिट नहीं है, कोई दीन, ईमान, अखलाकियात, मोरालिटी, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। सो मगर ऐसे मुतनाज़े फैसलों से फिर सीखना भी तो चाहिए कि अक्सरियती फैसले इंतहाई मुतनाज़े भी रहे। और अगर पार्लियामान कोई कानून साजी कर रही है, क्या उसको मखसूस हालात में ही देखा जाना जरूरी है या पार्लियामान की सॉवरेनिटी को देखा जाना जरूरी है? देखें बात सुने, ये जो आप बात करते हो ना, सीखा ये हमने फॉल ऑफ ढाका से कुछ नहीं सीखा, हमने फलां से कुछ नहीं सीखा। आदमी का सबसे बड़ा इम्तिहान ही ये होता है कि उसने प्रमोट होके इंसान बनना होता है। हमारी 76 साल की जो बॉटम लाइन है, क्या वो समझाने के लिए काफ़ी नहीं है कि हम सीखने के काबिल लोग हरगिज़ नहीं। ठीक। और कल जो जुमला शहजाद साहब ने बोला था कि यहाँ अवामी नुमाइंदे नहीं, अवाम की मौजूदगी, जब तक वो नहीं होता, और ये जाहिर है को बहुत बड़ा को हादसा मुआवजा हो जाए तो हो जाए, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो मुझे कोई बेहतरी ठीक।
कहीं भी किसी भी शोबे में कहीं भी बेहतरी यानी कि शिद्दत नहीं, मजीद क्राइसिस होगा। अब सार साहब, ये कानून साजी तो कर ली हुकूमत ने, पार्लियामान से मंजूर हो गई है, मखसूस नशिस्तों का पीटीआई को जो देने का फैसला था ये अब उसके सामने खड़ा दिखता है। जो इख्तलाफी नोट आया उसमें जजेस ने कहा कोई आईनी इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म पर अमल का पाबंद नहीं है, ये वो इख्तलाफी नोट कह रहा है। क्या हुकूमत जजों में जो सोच में तकसीम मौजूद है उसका भरपूर फायदा उठा रही है इस वक्त? जजों में तकसीम ना भी होती तो हुकूमत ने मेरा ख्याल यही करना था, क्योंकि उनकी सियासत को ये सूट करता है, इसमें कोई अनहोनी बात तो नहीं है। चारों मार्शल लॉ को इसी जुडिशरी ने अक्सरियती फैसले से तहफ़्फ़ुज़ दिया, फिर मिलिट्री डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम करने की इजाज़त दी, आइन में, कानून में नहीं। जो पार्लियामेंट ने एक कानून में तरमीम की है और सबको दंदल पड़ी हुई है इस मुल्क में, आइन में तरमीम करने की इजाज़त दे दी परवेज़ मुशर्रफ को, जूं तक नहीं रहेंगी। और जो उस वक्त इतने बड़े नहीं हुए थे उम्र में कि वो जज बन सकें, उन्होंने वजारतों के ओहदे ले लिए, ओहदे ले लिए, हल्फ उठाया कि हम मिलिट्री डिक्टेटर की जो भी बात होगी हम उसके वफादार हैं। ये हमारी जुडिशरी का किरदार है। एक फ़ैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो जिक्र किया कि क्या हो गया था, हो गया था। आज तक सिंध में वो ज़ख्म उनके सीने पे लगा हुआ है। बात ये हम समझे तो तब है ना कि जी उससे क्या हुआ, हमने समझना ही नहीं है। हम कहते तो क्या हुआ ये 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को आके ये कहना पड़ा कि गलत था। नवाज शरीफ को अक्सरियती जजमेंट नहीं कर भेजा था ना, यूसुफ रज़ा गिलानी को अक्सरियती जजमेंट नहीं कर भेजा था, लेकिन तारीख में उन्हीं जजिस के नाम आज भी जिंदा हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ जिन्होंने इख्तिलाफ किया था, उनके नहीं है वो, ये जिनके दामाद तक बदनाम होकर यहाँ से गए। तो खैर ये अक्सरियती फैसला और ठीक है, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट गलत करेगी तो पार्लियामेंट जाने, अवाम जाने, सरकारी मुलाजम नहीं जान सकते ना, सरकारी मुलाजम का ये काम है। सरकारी मुलाजम का काम लिखा हुआ है आइन में क्या है, सरकारी मुलाजम को वो काम करना चाहिए, वरना सरकारी मुलाजमत छोड़े, हिम्मत करे, तनख्वाह महीने की रखे साइड पे, पेंशन रखे साइड पे और कहे मैं अवाम के अंदर जा रहा हूँ, ये कफ चढ़ा के फांसी भी भुगतूंगा, जेलें भी भुगतूंगा, केस भी भुगतूंगा, सड़क पे गोलियां कत्ल भी होऊंगा और फिर मैं करप्शन भी करूंगा। तो वो अवाम जाने और वो सियासी नुमाइंदे और अवाम और सियासी लीडर जाने। वैलिड पॉइंट, पार्लियामान का हक है, मगर ये कानून साजी क्या बहरान की शिद्दत कम करेगी? क्या ये कानून साजी क्या ये जो आईनी अदालती बहरान है उसकी शिद्दत को कम ना करे? बेशक अदलिया ठीक होती ना पहले दिन से आज तक तो शायद हम इतने बहरान ना देखते। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी पार्लियामेंट का एक्ट, जो इतनी जरूरत तो किसी जज में नहीं थी, ना उसके ससुर में किसी में थी, कि किसी मिलिट्री डिक्टेटर को कह देती तुमने गलत किया उसकी ज़िंदगी में, या उसे आईनी तरमीम का हक ही न, वो अगर पार्लियामेंट के सिर्फ एक्ट को स्ट्राइक डाउन करेगी ना, तो पार्लियामेंट में अगर जान है तो दोबारा करे, दोबारा एक्ट बनाए, फिर लाए, फिर करे स्ट्राइक डाउन। शहजाद साहब, जो फैसला है, इख्तलाफी नोट आया बल्कि 2 जजेस का, वो कहता है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना खुद से तख्लीक करदा रिलीफ होगा, कोई आईनी इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म पर अमल का पाबंद नहीं जो आइन के मुताबिक ना हो। और फिर आगे आर्टिकल्स के हवाले हैं जो मैंने ऊपर भी बात किया। क्या अक्सरियती फैसले के खिलाफ हुकूमत को अदलिया के अंदर से ये कुमक नहीं मिल रही? ये बात बताई जा रही है कि फैसला जो है वो ठीक नहीं, या फैसले के ऊपर अमल की जरूरत नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई कुमक मिल रही है। मेरा ख्याल है कि 2 जज साहिबान हैं, उन्होंने अपने मर्जी का इजहार किया है और उनका हक है। क्या ये उनको उन 8 या जो मेजॉरिटी डिसीजन है उसके सामने आने से पहले अपना इख्तलाफी फैसला या नोट देना चाहिए था? ये एक अंदरूनी मामला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब बहुत अहलियत रखते हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, काबिल एतमाद हैं और दानिश्वर हैं और समझदार हैं। तो उन्होंने फैसला देखा होगा कि इसको करना चाहिए ऐसा या नहीं करना चाहिए, वरना जो भी इंटरनल उनका काम है ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। और ये उनके लिए है कि वो इसको मामले को देखें कि ये मुनासिब है या नहीं मुनासिब। 8 का आ जाता वो भी पढ़ लेते लोग, 2 सर, इसी इख्तिलाफी नोट में मेंशन किया है कि 8 वाला लेट है, और वो क्यों लेट है? टाइम उसका मुकम्मल हो चुका है, 15 दिन में वो आ जाना चाहिए था अक्सरियती फैसला, मतलब उसको भी इसमें कहा मेंशन किया गया इस इख्तिलाफी नोट में। हाँ, लेकिन मैं और आप बैठ के फैसला नहीं कर सकते ना, चीफ जस्टिस साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना सुप्रीम कोर्ट के मामला पे, तो उन्हीं का हक बनता है कि वो इसके ऊपर कुछ कहें, सही कहें, गलत कहें, ना कहें, उनका अपना काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन आपने एक सवाल, एक पॉइंट बोला कि पार्लियामेंट सॉवरन है।
पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है, पार्लियामेंट भी आइन की क्रीचर है, उसकी पैदा करदा तख्लीक है। आइन की पैदा करदा तख्लीक है पार्लियामेंट, और किसी कवायद और ज़वाबित के नीचे काम करती है और किसी एक मिसाक के नीचे काम करती है। वो मिसाक क्या है? उस मिसाक को आइन कहते हैं। और वो किसके दरमियान है वो मिसाक, वो मुआहदा? वो अवाम और रियासत के बीच में मुआहदा है, जिसको आइन कहा जाता है। अवाम और रियासत के बीच में मुआहदा है। तो जब इन दोनों फरीकों में से, अवाम या रियासत में से, कोई उसमें तब्दीली चाहेगा तो क्या तरीका होता है तब्दीली करने का? वन साइडेड तो हो नहीं सकती, ये बैठ के करना पड़ेगा ना, आपस में मुशावरत करेंगे रियासत और आइन। तो रियासत के इदारे क्या हैं? रियासत के इदारे वो हैं जो कि अमल पैरा होते हैं ऐसे मामलात के अंदर। वरना क्या होगा कि अवाम अगर ये देखेंगे कि कोई ऐसी शक्ल लाई जा रही है जो उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ है, तो वो सड़कों पे आ जाते हैं। उनके पास फिर एक ही, उनको सड़कों पे आने से रोकने के लिए काम होता है पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट का और इन तमाम अदारों का, जो कि खुद अपने तौर पे तख्लीक हैं और उस मिसाक के पाबंद हैं जो कि अवाम और रियासत के बीच में किया गया। तो अगर हम ये समझ जाएं तो फिर हम ये जान लेते हैं कि असल जो सॉवरेंटी है वो अवाम की है। बांग्लादेश का मामला ले लेते हैं, अभी कल की बात है, उसी को सबक बना लेते हैं और उसी से देख लेते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कह भी दे के कोटा खत्म कर दिया गया, हुकूमत कह भी दे, प्राइम मिनिस्टर कह भी दे कोटा खत्म कर दिया गया, परसेप्शन क्या है अवाम के बीच में? उनका तासर उनके जहनों पे क्या गया? उनकी आवाज क्या कह रही है? उनकी आवाज ये कह रही है कि ये एक इस्तेसाली निज़ाम है, इसने हमारा इस्तेसाल किया, हमारे हकूक के पे डाका डाला, हमें बीच में शामिल नहीं किया उस तमाम तरक्की के जो कि इस रियासत ने की या इसके कुछ नुमाइंदों ने की, लेकिन खुद से अवाम तरक्की ना कर पाए। तो वो पैगाम जो है अगर हम उसको समझ जाएं तो हमें पता लग जाता है कि अवाम की ताकत असली ताकत है। तो इन तमाम बाकी जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये वो वाले बीच वाले जिसे कहते हैं ना कि शॉक एब्जॉर्बर्स है। इनका काम है कि उस तक पहुंचने से पहले उन मामलात को दुरुस्त कर लें। ये उसमें रियासत भी शामिल है, उसके अंदर पार्लियामेंट भी शामिल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। लेकिन अगर ये दोनों खेल खेलते रहेंगे एक दूसरे के साथ और अवाम की परवाह किए बगैर, तो फिर अवाम सड़कों पे आ जाते हैं। जब अवाम सड़कों पे आ जाते हैं फिर कोई कुव्वत, कोई ताकत उनके आगे नहीं ठहर पाती, जिस तरीके से हमने देखा। तो मेरा ख्याल है कि उससे बचने के लिए तो अगर आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि इससे खराब होंगे मामलात या ठीक होंगे, ये तो एक पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का दो इदारे हैं जिनका आपस में मामला है ना, और ये इदारे खुद एक आइन की तख्लीक है, वो आइन एक मिसाक और मुआहदा है। तो इसलिए मतलब ये तो अवाम की मर्जी के मंशा, उनकी परसेप्शन होगी कि ये ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, इस्तेसाल हो रहा है, अपनी को जगह पे जहां हमने बिठाया वहां पे उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो जज हैं, चाहे जर्नैल हैं, चाहे पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं। तो फिर अवाम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, तो उससे पहले ठीक कर लेना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक इससे है कि हुकूमत क्या करती है और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसका ताल्लुक यह है कि अवाम में क्या तासुर जाता है। ठीक है जी, फिर फिलहाल तो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। शदीद तनकीद की गई अपोजिशन की तरफ से पार्लियामान में, उन्होंने कहा आईन और कानून के खिलाफ कानून साजी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। आपको क्या लगता है कि हतमी तौर पर 8 रुकनी अक्सरियती जजेस या अक़लियती फैसला प्रिवेल क्या करेगा? पहली बात है कि आइन को किसने पैदा किया? पार्लियामान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइन को पार्लियामेंट ने पैदा किया। ऐसे पार्लियामेंट खुद नहीं आ गई थी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाई, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कानून साज अदारे की बात कर रहा हूँ जी। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तश्कील दिया जी, तश्कील दिया गया और वो तश्कील पा गई और वो 1973 में ये मुआहदा है, 1973 में ये मुआहदा है। और आज पाकिस्तान के अंदर जो आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं वो 1973 के आइन की शक्ल में मौजूद है और उसलिए वो सुप्रीम है, उसके बाद ताकत है, आइन सुप्रीम है। आइन के ताबे पार्लियामेंट में बैठे नुमाइंदे सुप्रीम है। आइन को बिल्डिंग का नाम नहीं, हंसने की बात नहीं है। आइन किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। आइन और पार्लियामेंट कोई ऐसी है, कोई छाबड़ी फरोशों का गिरोह नहीं है। तो फिर हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम सब खुद क्या हैं और हम किन कवानीन के तहत अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, कि बनाए हुए कवानीन के तहत ये जिंदगियां गुजार रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, मुलाजमतें ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। ये सवाल पैदा होगा। सब कुछ कमाल कर रहे हैं आप। वो ठीक है, चंद लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और वो आइन का मजाक उड़ा देते हैं। आप मेरी सॉरी, और आपने जो ये उकसाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश के गलत फैसले की बिना पे वहाँ पे तहरीक चली, हाँ, अवाम को हक है
कि अगर वो मुनासिब समझें कि उनका इस्तेसाल हो रहा है तो उनको हक है कि वो तहरीक चलाएं और तहरीक चला के उस हुकूमत को तब्दील कर दें जिस हुकूमत को वो पसंद नहीं करते, लेकिन वो आइन को तोड़ नहीं सकते, वो आइन को तब्दील नहीं कर सकते। वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए नुमाइंदों के खिलाफ तो जा सकते हैं लेकिन आइन को नहीं चेंज कर सकते। आइन को तब्दील करने का तरीक़ाकार का तयन भी आइन के अंदर किया गया है और वही तरीक़ाकार चलेगा। और ये जो कानून साजी हुई है ये आइन के मुताबिक हुई है और इस पर अमल दरामद करना पाकिस्तान के तमाम इदारों का फ़र्ज़ है। और अगर ये खेल है और इसको जंग बना लिया गया है इज़्ज़त और बेइज्जती का, तो मुझे अफसोस है कि फिर जो मेरे दोस्त ने कहा कि जो जजिस का किरदार सारा है फिर वो ज़ेर बहस आएगा, फिर उनके लिखे हुए कवानीन जो हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे और उन्होंने जो फ़ायदे उसे उठाए फिर वो भी ज़ेर बहस आएंगे। ना करें खुदा के लिए ऐसा। पार्लियामेंट ने एक डिसीजन किया है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन। और जिस किसी को रिस्पेक्ट नहीं करनी वो चला जाए अदालत में। हमने किसी को अदालत में जाने से रोका नहीं, लेकिन आप जो तौहीन अवेश हमारा रवैया है पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बैठे हुए अरकान के बारे में, उसके फैसलों के बारे में, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक हो गया। अब ये बता दें एक लाइन में कि शिद्दत कम होगी। एक मिनट आयशा, कोई तौहीन अमेज़ रवैया नहीं है, हकायक हैं। मेरे भी हकायक है, मेरे भी हकायक है, मेरे भी हकायक बर्दाश्त किए जाए, मेरे भी हकायक बर्दाश्त किए जाए। मैंने भी एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट कर, मेरे भी हकायक है, मेरे भी हकायक है और मैंने बिल्कुल साफ वादे तौर पे कहा कि आई स्टैंड विद द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। चलें, अब सार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आयशा, मैं सिर्फ इसलिए याद दहानी करवाना चाहता हूँ क्योंकि हम सब की उम्र ज़्यादा हो गई है, भूलने की हमें है। आईने पाकिस्तान का एक प्रियम्बल है, मैं आपको 2 लाइनें सिर्फ पढ़ूंगा, 3 लाइनें। वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representative of the people. Chosen representative. और आखिरी सेंटेंस सुन लें, बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये वाला सेंटेंस, और इसी में सारा क्रक्स है इस बात का जो यहाँ पे बहस हो रही है। Do hereby through our representatives in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves the Constitution. Give to ourselves the Constitution. Parliament is the creator of the Constitution and Parliament is the will of the people, representatives of the people. बस छोड़ें, बाकी बातें जो है ना वैसे बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। बाहर आए, मैदान में निकले। मैदान में निकले। हसन निसार साहब, आपने बहुत एंजॉय किया सबकी गुफ्तगू को और आप मुस्तकिल मुस्कुरा रहे थे। ये कोई मुस्कुराने वाली गुफ्तगू थी? हम तो इतनी संजीदा बातचीत कर रहे हैं और आप वहाँ पे मुस्कुरा के बस पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मेरे नज़दीक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह की हर गुफ्तगू जो है वो एंटरटेनमेंट है। चलें, प्रैक्टिकली इट इज नथिंग, इट मींस नथिंग। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अमरीकी सदारती उम्मीदवारों में मुकाबला सख्त जारी है। कमला हैरिस जो हैं वो आगे जाती दिखती हैं, क्या वो ट्रम्पिज्म को तोड़ पाएंगी? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के इंतखाबात जीतने के लिए जिस तरह अमरीकी समाज में नफरत फैलाई, सियासी मुखालिफिन को चोर, करप्ट और अमरीकी मीडिया को बिका हुआ करार दिया, अमरीकी मसाइल के लिए जनूबी अमरीका और अफ्रीका के गरीब ममालिक से आए इमिग्रेंट्स को जिम्मेदार करार दिया, अपने जलसों में सियाफाम लोगों के खिलाफ हमलों के लिए उकसाया गया। यूं डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म की सियासत के एक नुमाइंदे के तौर पर सामने आए। ट्रंप के दौरे सदारत में उनकी पॉलिसीज में भी उनकी पॉपुलिस्ट सोच की अक्कासी मिली। 2020 में इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं हुए। हामियों को कैपिटल हिल के इमारतों पर कब्जे के लिए उकसाया। यूं ये कहा जाने लगा कि अमेरिका में ट्रंप तो हार गए मगर ट्रंपिज्म नहीं हारा। अब ये ट्रंपिज्म हमें फिर से 2024 के इंतखाबात में आता दिखाई देता है। अब से 1 माह पहले तक कई सर्वेज यही दावा कर रहे थे कि ट्रंप नवंबर के सदारती इंतखाबात जीत जाएंगे। ट्रंप के मुकाबले में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अपनी ज़ईफ़ी की वजह से पब्लिक मामलात और सरकारी इजलासों में बुरी तरह एक्सपोज होने लगे। वो पहले सदारती मुबाहिसे में ट्रंप के मुकाबले में एक हारे हुए बॉक्सर की तरह वार करते रहे। उनकी लुकनत, भूलने की आदत और लड़खड़ाहट
जैसे मसाइल भी अमरीकी अवाम के सामने उनका एक कमजोर इमेज पेश करते रहे। जो बाइडन ने अपने मुल्क और पार्टी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान किया और अपनी नायब कामिला हैरिस को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया। लिबरल और मोतदिल मिजाज की शोहरत रखने वाली कामिला हैरिस के मैदान में आने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में जैसे नई तवानाई आ गई। बाइडन के सदारती दौड़ से निकल जाने के बाद 2 लाख रजाकार हैरिस की मुहिम में शामिल हुए, जबकि 3.5 लाख से ज्यादा हामियों ने हैरिस के पहले टेलीफोन बैंक में शिरकत की। जुलाई तक उन्होंने 31 करोड़ डॉलर के अतियात जमा किए हैं, जो ज्यादातर छोटे अतियात दहिंदगान से हासिल हुए हैं। कई रियासतों में हैरिस की इंतखाबी मुहिम के दफातर की तादाद में ट्रंप के दफ्तरों के मुकाबले में नुमाया इजाफा भी हुआ है। अब इंतखाबी सर्वेज 5 नवंबर को ट्रंप और कमिला हैरिस के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या अमरीकी तारीख में पहली मर्तबा कोई खातून अमरीका जैसी पावर की आला तरीन पोजीशन तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। इसी पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से, कमिला हैरिस ट्रंप के खिलाफ मुमकिना अमरीकी सदारती उम्मीदवार, डेमोक्रेटिक पार्टी की मकबूलियत बढ़ने लगी, क्या ट्रंपिज्म को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएंगी? शहजाद साहब, क्या सूरत हाल है? लगता है कि कमिला आगे निकल जाएंगी, ट्रंप को पीछे छोड़ देंगी, ट्रंपिज्म को शिकस्त पाएंगी? जी, कमिला हैरिस के जो है ना, उसका प्रिजम्पटिव नॉमिनी जब यानी पता लगा कि शायद वो ही लीड करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी को, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नई एनर्जी जिसे कहते हैं वो जरूर देखने में आई है, जिससे कि 1 या 2 पॉइंट से अब कमला हैरिस के कुछ पोल्स के अंदर लीड करती नजर आती हैं। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रेट है वो बड़ा क्लियरली डिवाइडेड है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं रिपब्लिकन्स हैं, और अपनी अपनी सोच के हिसाब से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन हैं, किसी शख्स को फॉलो नहीं करते, वो उस सोच के हामिल हैं जो कि डेमोक्रेटिक सोच है या रिपब्लिकन सोच है, तो उसको तो उनका वोट जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा बीच में अनडिसाइडेड वोट का है। ये जो अनडिसाइडेड वोट है ये देखता है, दोनों को परखता है, दोनों साइड्स को। ट्रंप 78 साल की उम्र का है और बाइडन 82 साल की उम्र का था, तो 82 साल की उम्र का जब शख्स हटा दिया गया बीच में से रेस के, तो अब सबसे बूढ़ा जो नुमाइंदा है, जो कैंडिडेट रह गया, वो ट्रंप रह गया। तो एक तो ये उसके खिलाफ नेगेटिव जाती है। दूसरी बात जिसको आपने कहा कि उसकी अपनी सोच जो कि बड़ी मखसूस सोच है, और जो ट्रंप के बारे में बहुत मशहूर चीजें हैं जो कि हम सब जानते हैं, पॉपुलिस्ट है, बाकी उसके बारे में मामलात हैं, तो वो उसको अब क्या कमला हैरिस डिफीट कर पाएगी या नहीं, या उससे हावी उस पे हो पाएगी। अब से लेके नवंबर तक 3 माह पड़े हैं। इन 3 माह के अंदर कमला हैरिस को बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज किया जाएगा प्रेस की तरफ से, इंटरव्यूज के अंदर, डिबेट्स के अंदर, और देखा जाएगा कि इसकी अहलियत और काबिलियत कैसी है। लगता यूं है कि ट्रंप की जो ट्रंपिज्म है और कमला हैरिस की काबिलियत अगर जिस किस शक्ल में भी सामने आती है, इनका आपस में मुकाबला होगा। और क्या इलेक्टोरेट कमला हैरिस की जो काबिलियत है या नहीं है, और खास तौर पर पिछले चंद 1-2 हफ्तों के अंदर जब से ये सामने आई है, तो उसके जो कुछ इंटरव्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है कि वो समझा जा रहा है कि वो इतनी गहरी नजर नहीं रखती मामलात के ऊपर जो कि रियासत के अंदर होते हैं। तो ये भी एक कमजोरी सामने आ रही है। अब ये किस हद तक कमला हैरिस अगले 3 माह में उसको कवर कर पाती हैं, ये फैसला करेगा कि वो एज आउट करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों तरफ में नेगेटिव्स बहुत ज्यादा हावी हैं, जिनके दरमियान में ये तय करना मुश्किल हो जाएगा अनडिसाइडेड वोटर के लिए कि वो किस तरफ को वोट डाले। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, क्या वाकई खातून इस बार अमेरिका में ऊपर आ सकती है? ट्रंपिज्म यानी जो पॉपुलिज्म एक फिर पूरी दुनिया में दिखाई दिया हमें, वो पीछे हटेगा या लगता है आपको कि नहीं ट्रंपिज्म ही आगे रहेगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे ट्रंप से दिलचस्पी नहीं है, मैं उसको ज़ाहिर डिफेंड नहीं कर रहा। ये जो आपने अभी उसके ऊपर एक बहतान, ये हम जैसे अनघड़ माशरों में होता है, नफरत फैलाई है और पता नहीं चोर डकैत का है, उकसाया है और ये है वो, ये नहीं होता। लोग वही बाय करते हैं जो उनके लाशऊर में होता है, समझ गए हो? जानवरों को भी आप घास की जगह गोश्त नहीं, या गोश्त की जगह घास नहीं खिला सकते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी और हिमाकत है कि फलां ने ये सेल कर लिया। और सेल वही होता है जो आपके लाशऊर में होता है। चोर और डाकू किसी को कहो जिसका करियर क्लीन हो, बंदा जलीलो खार हो जाएगा, लोग हंसेंगे उस पर। कभी किसी ने कहा है मेरा आज खालत के बारे में, या फलां फलां, और चंद लोग भी हैं, एक्सेप्शंस हैं। इसलिए प्लीज ये नहीं ये कहा, नो, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। मैंने जो सौदा बेचना है मैंने बेच लिया तो ठीक है। एक तो वो गलत है, वो असूली तौर पे एकेडमिकली रॉन्ग है।
इसलिए अच्छा, बाकी बीबी आप मुझे किस इम्तिहान में डाल रही हैं? मैं जहां की जमपल हूं वहां के कल के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप मुझे 7 समुद्र पार धक्के दे रही हैं। मुझे वहां गए हुए भी 5-4 साल हो गए। सो शहजाद साहब को मजीद कुरेद दें। अच्छा, ट्रंप तो आपको पसंद नहीं है, मैं पहले आपको कुरेद लूं। ट्रंप तो आपको पसंद नहीं है, तो फिर कमला हैरिस शायद कोई थोड़ी बहुत पसंद हो आपको। कौन अपना सौदा अच्छा बेच लेगा आपके लफ्जों के बकौल? नहीं, सुनो, देखो बात सुनो। नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है चौधरियों के इंतखाब में। इतना कोई दिलचस्पी लेना बनता नहीं है। सर, होती है दिलचस्पी, पूरी दुनिया को अमेरिकी सदारती इंतखाबात में हसन साहब दिलचस्पी होती है। पॉलिसीज वहां बन रही होती वेली होएगी। नहीं, दुनिया वेली नहीं है, दुनिया तुम्हारी तरह वेली होएगी। अच्छा, मेरे कहने से हो जाना या नहीं हो जाना। यहाँ तो बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं कि फलां आ जाएगा तो फलां सहूलत हो जाएगी यहाँ पर। चलो, यही है ना, मैंने कमियों वाली बात की है ना, अभी उसकी तस्दीक कर रहे हो आप इनडायरेक्टली। अच्छा, मतलब जो लोग ये थॉट प्रोसेस रख रहे हैं वो ये गलत समझ रहे हैं। सुनो, कहते हैं नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। ठीक, वो कोई लल्लू फतू मुल्क नहीं है कि जिसके आने से कोई बिल्कुल ही जिसको कहते हैं वो बड़ा कोई यू टर्न मार लेगा। नो, ठीक है, ये याद रखना, उसकी हुदूद होती हैं। कोई भी नया बंदा, वो बाकी मामलात और हैं ग्लोबली, नो थिंग्स आर सेटल्ड, उनमें ज्यादा टेम्परिंग नहीं हो सकती। वो कैमला बीबी हो या ये अपना ट्रंप बट हो। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। कोई ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं, लेकिन तो है अमेरिका में ट्रंपिज्म का, उसके साथ लोग भी नजर आते थे, लेकिन क्या हैरिस आगे निकल पाएंगी? मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इफ्तिखार साहब, अमेरिका का इंतहाई पेचीदा इंतखाबी निज़ाम है, ज़्यादा वोट लेने वाला भी पीछे रह जाता है। हिलरी क्लिंटन की मिसाल है, 2016 की पीछे रह गई। क्या इंतखाबी निज़ाम की पेचीदगी हैरिस के भी आड़े आ सकती है? अभी तो दिखा रहे हैं इस वक्त ट्रेंड्स के थोड़ा आगे निकली है वो। देखिए, बात यह है कि इंतखाब किसी भी मुल्क का हो, अफगानिस्तान में भी अगर हुए कभी, तो वो भी ज़ेर बहस आएंगे जिस दिन वो इंतखाबात हुए। टेलीविज़न की स्क्रीनों पर बात होगी। ये तो अमेरिका के इंतखाबात हैं, और इसमें जो बहुत बड़ी तब्दीली है वो जो बाइडन के विड्रॉल की है। और ये मुतबादल जो सी जगह खातून आई हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हिलरी क्लिंटन के वक़्त ये ख्याल था कि शायद शी वुड हैव बीन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा नहीं हुआ। ये जो नए दफातर खुल गए हैं बकौल इस रिपोर्ट के, और 31 करोड़ डॉलर के एहतियात एक महीने में इकट्ठे कर लिए गए हैं। ये मुकाबला जो चल पड़ा है ये ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलरिज्म की एक लहर थी जो फाशिज्म के करीब है, जो फाशिज्म का दूसरा नाम है वो पॉपुलरिज्म है। क्योंकि अगर मैं पॉपुलर हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं कुल इख्तियारात का मालिक हूँ और मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। नतीजा है कि मैं अपने इख्तियारात का वो इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। जो हुआ अमेरिका में, ये जो काले और गोरों की बात की गई हुई वहाँ पे हकीकत में हुई। बात यह है कि फाशिज्म तो शायद वहाँ पे ना जीत पाए, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि दुनिया में फाशिज्म के ख़िलाफ़ एक नई ख्वाहिश पैदा हो रही है। अभी चंद इलेक्शंस आपके गिर्द हुए हैं, अभी आप ये देख लें, बरतानिया का इलेक्शन हुआ है, फ्रांस का इलेक्शन आप देख लें, आपके सामने हुआ है। उनके भी नतीजे तो देखें ना, वो किस किस्म के हैं। वो एक्सट्रीम राइट विंग लोग थे वो हारे हैं, और उनके मुकाबले में मोतदिल जो क़यादत है वो जीती है। ये मैं लेता हूँ कि अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम है, लेकिन दो पार्टी सिस्टम में जो फेंस के ऊपर बैठा वोटर है वो भी तो काउंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर वो ज़्यादा हुआ तो वो नतीजे तो फिर मानने पड़ेंगे ना। एक तब्दीली अलबत्ता आएगी कि जो ये तस्वर था कि ट्रंप हीरो है, फिल्मों में काम करता रहा है, पैसे वाला है, दौलत वाला है, ख़वातीन उस पर मरती हैं और बहुत स्कैंडल सामने आ रहे थे, यही उसका एक इमेज है ना। बिल्कुल है। और एक और इमेज के अलावा
कि वो उसके मुंह में जो आता है वो बोलता है, लोगों का मजाक उड़ाता है, तमस्खर उड़ाता है। यही है ना सारा ट्रम्प जो मैं टीवी पे देखता हूँ या मैं वहाँ के जो रिसाले छपते हैं उनमें पढ़ता हूँ। तो मुमकिन है कि ये खातून उसके मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर पाए, मुझे उम्मीद है, आई होप। और फिर ये फ़ैसला कि वो हमारे बारे में क्या फ़ैसला करते हैं, हमारे बारे में उनका फ़ैसला वही होगा जो पेंटागन का फ़ैसला होगा। ये हकीकत है और हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन ये अलबत्ता पाकिस्तान में कुछ लोग दीवाना हुए जा रहे हैं ट्रम्प की कामयाबी के। किधर ट्रम्प कामयाब हुआ, और भाई ट्रम्प की कामयाबी के कुछ अरसे के बाद उसने सदारती हलफ लेना होता है। ये नहीं कि अगर रात वोट काउंट हुए तो सुबह आपका दोस्त रहा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है और ऐसा होता नजर भी नहीं आता। ठीक हो गया जी। अफसार साहब, कमला हैरिस की जीत से जो हम बात करें कि दुनिया में फाशिस्ट रुझान की जो सियासत है उसकी हौसला शिकनी होने का इम्कान भी है? क्या आपकी उम्मीद पे मैं दाद दूँ। आज पाकिस्तान की शायद पहली एंकर हैं जिसको इंडियन ओरिजिन का किसी शख्स से पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण नजर आई है। पाकिस्तान से नहीं, मैं तो अमेरिका की बात कर रही हूँ। चले अमेरिका की बात कर लेते हैं ना। मैं तो अपने मोहल्ले के काउंसलर की पेशिंग नहीं कर सकता, वो जीतेगा या हारेगा। अमेरिका के सदर की मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ बैठे हुए। बात यह है कि मेरे मुसलमान होने के तौर पर, पाकिस्तानी होने के तौर पर दो मुस्तकिल इशू हैं। एक फ़लस्तीन है, कश्मीर है। डेमोक्रेट्स आए, रिपब्लिकन आए, हमारी कोई नहीं सुनी जाएगी। जो इफ्तिखार अहमद ने कहा पेंटागन पे जाके जिसको 21 तोपों की सलामी देंगे, उससे जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। सीधी सी बात है, हम ये तारीख डिस्कस भी नहीं कर सकते इस कैमरे के सामने। हमारी ट्रेजडी ये है, मेरी तकलीफ़ ये है। बाकी तकलीफ़ जो है ना, मेरी असल तकलीफ़ मेरी वो तकलीफ़ नहीं बल्कि कंसर्न ये है कि मैं देखता हूँ ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन का बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बना, अभी उतरा है। अब ये कैमला हैरिस ऐसे होंगी, तेरा नाम होना सी कमली, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ी इंडियन ओरिजिन की। और जब मैं पाकिस्तानी ओरिजिन के अपने कज़न्स को, अपने रिश्तेदारों को वहाँ देखता हूँ ना, और उनकी हरकतें देखता हूँ और मोबाइल फ़ोन उठा के उनकी गंदी गालियाँ पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ एक ये कौम है और एक ये कौम है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन जो भी है, ब्रेन है, ब्रेन नहीं है। हमसे ज़्यादा फ़िक्र उन्हें पाकिस्तान की रहती है। हम यहाँ रहने वालों को उतनी फ़िक्र नहीं है जितनी उन्हें हमारी फ़िक्र है। मैं इस बात पे हैरान हूँ। और फिर गालियाँ लिखते हैं फ़ोन उठा के, ये किया सारा वक्त उन्होंने। और जो जॉब्स करते हैं और जॉब्स, उस पर मैं ना ही बात करूँ तो बेहतर है। और आप इंडियंस देखें, उनके आप नाम गिनने शुरू करें, वहाँ की जो सिलिकॉन वैली है और वहाँ पे जो कंपनीज हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो कितने इंडियन्स हैं। और हमारे तो अफसार साहब, ये तो फिर उनके प्रोडक्ट्स है ना, हमें अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। वो प्रोडक्ट्स तो यहीं पे बन हमारे प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया ना, तो हम बता दिया ना, यहाँ से पैसा लूटो, कमाओ नहीं लूटो। ये हमने तरक्की की है। अभी यूके में देख लें क्या हुआ है कि कितने जुल्फी बुखारी ने वहाँ जो कुछ हो रहा है, जुल्फी बुखारी ने कोई पार्लियामेंटेरियन को बुलाया, प्रीति पटेल को बुलाया? नहीं बुलाया ना। लेकिन पाकिस्तान को गाली निकालने के लिए सबसे आगे होंगे। आपने कभी इंडियंस को देखा इस तरह करते हुए? इंडियंस तो ये करते हैं, वो इस तरह पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। वो टॉप के ओहदों पे जाते हैं, वहाँ बैठ के वो अपने मुल्क इंडिया, जिसकी उन्हें दोहरी शहरियत भी नहीं मिलती। इंडियंस को दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं है, हमारे यहाँ है। और फिर भी अपने मुल्क के लिए फिर ये कानून साजी तो करना पार्लियामान का काम है ना अफसार साहब। अगर हम देखें कि इतना नुकसान हो रहा है इस तरह की बातों से, आपके ओहदों पे बैठे लोग बाहर नौकरियां करें, दोहरी शहरियत रखें, तो फिर पार्लियामान खत्म करे इस दोहरी शहरियत को, ना रखने दे। जो लोग सरकारी मुलाजमतों पे हो, जो करने के काम है नहीं करने, तो फिर क्या करें? फिर करें ये काम। एक दोहरी शहरियत आप कहें ना, मुतालबा करें, पार्लियामेंटेरियन को जगाएं कि दोहरी शहरियत खत्म करें। आप लोग तो बात नहीं करते, आप तो डिफेंड करते हैं। ब्रेन और ड्रेन। चलो ठीक हो गया जी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कहीं शुरू की थी, आकर अपने घर पे खत्म होगी, और जाहिर बात है अपने घर को देखना सबसे पहले जरूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।